नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 हेमोपोएटिक सिस्टम। अच्छा, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड किन चीज़ों से बना है और उसके काम क्या हैं। फिर हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ हेमोपोएसिस, यानी कि ये जो ब्लड है ये बनता कैसे है। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, मतलब जो ब्लड के सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, उनकी क्या खासियतें हैं और वो क्या काम करते हैं। और आखिर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब चोट लगती है तो खून का थक्का कैसे जमता है। तो चलिए इस ज़रूरी चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हम आसानी से समझ पाएं, इसके लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम एंड ब्लड इंट्रोडक्शन की, जहां हम इस सिस्टम और ब्लड की बेसिक जानकारी लेंगे। फिर दूसरा हिस्सा होगा द सेल्स ऑफ द ब्लड। इसमें हम ब्लड के अंदर जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तीसरा, ब्लड फॉर्मेशन एंड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड बनता कैसे है और जमता कैसे है, ये प्रोसेस समझेंगे। चौथा भाग रहेगा अंडरस्टैंडिंग ब्लड ग्रुप्स। इसमें हम ब्लड ग्रुप्स को अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स की, यानी ब्लड से जुड़ी जो आम बीमारियां हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं, सिस्टम एंड ब्लड इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें हेमाटोपोएटिक सिस्टम के जो फाउंडेशनल कंपोनेंट्स हैं, यानी जो इसकी बुनियाद है, उनको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द हेमाटोपोएटिक सिस्टम। पहली लाइन है, द हेमाटोपोएटिक सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स विच इंक्लूड द बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि जो हेमाटोपोएटिक सिस्टम है वो ब्लड और ब्लड बनाने वाले एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड्स, ये सब शामिल होते हैं। अच्छा, अगली लाइन है, इट रेगुलेट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स एंड गैसियस एक्सचेंज एंड एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑर्गन्स। मतलब ये सिस्टम पोषक तत्वों और गैसों के ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है और साथ ही हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के बीच एक लिंक, एक कड़ी की तरह काम करता है। फिर है, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है, ये एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा प्रणाली में भी हिस्सा लेता है। अब देखते हैं कंसिस्टिंग मटीरियल्स, मतलब ये सिस्टम किन चीज़ों से बना है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, हेमाटोपोएटिक ऑर्गन, जैसे कि बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन वगैरह। दूसरा है हेमाटोपोएटिक मटेरियल, इसमें कनेक्टिंग लिंक आते हैं, यानी हमारी आर्टरीज और वेन्स। और तीसरा है फ्लूइड मटेरियल, जिसमें ब्लड और लिम्फ शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज। इसकी डेफिनेशन है स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड एक खास तरह का तरल संयोजी ऊतक है जिसमें एक नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और साथ में लिविंग ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। अब कुछ स्टैट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी मास, यानी हमारे शरीर का जो टोटल वजन है उसका लगभग 8% हिस्सा ब्लड होता है। इसका पीएच होता है स्लाइटली एल्कलाइन, लगभग 7 से 7.5 के बीच। वॉल्यूम की बात करें तो एक अडल्ट मेल में ये 5 से 6 लीटर और एक अडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। और कलर, ये ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ब्लड ब्राइट रेड यानी चमकीला लाल होगा, और अगर ऑक्सीजन कम है तो डार्क रेड यानी गहरा लाल होगा। चलिए अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की संरचना क्या है। तो इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला है ब्लड प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स और गैसेस होती हैं। और दूसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर आते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, यानी तेजी से घुमाया जाता है, तो जो भारी सेल्स होते हैं यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्का प्लाज्मा है वो ऊपर रह जाता है। अब हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला पॉइंट है स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। इसका मतलब है कि हल्के पीले यानी भूसे के रंग का एक लिक्विड है जो हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। 90 to 92% of plasma is water and proteins contribute 6 to 8% of it। यानी प्लाज्मा में 90 से 92% तो सिर्फ पानी ही होता है और 6 से 8% उसमें प्रोटीन होते हैं।
सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसा कि डायग्राम में देखा, इसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। अब देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। पहले हैं एल्ब्यूमिन्स, मोस्ट अबंडेंट अराउंड 60%, मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं और इनका मुख्य काम प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना है। दूसरे हैं ग्लोब्युलिन्स, इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यूनिटी। ये प्रोटीन हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी में शामिल होते हैं। और तीसरे हैं फाइब्रिनोजेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का थक्का यानी क्लॉट बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आखिर में एक टर्म है सीरम। सीरम इज प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लॉटिंग फैक्टर्स हैव बीन रिमूव्ड। सिंपल भाषा में सीरम वो प्लाज्मा है जिसमें से फाइब्रिनोजेन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया गया हो। तो अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के काम क्या क्या हैं। इनको हम 3 मेन कैटेगरीज में पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन। पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। इसका मतलब है कि ब्लड फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाता है। दूसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स मटेरियल, मतलब ये पोषक तत्वों को उन जगहों तक ले जाता है जहां उनकी जरूरत है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने वाले अंगों जैसे किडनी तक पहुंचाता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को ग्रंथियों से लेकर उनके टारगेट अंगों तक भी पहुंचाता है। दूसरी कैटेगरी है रेगुलेशन, यानी नियंत्रण करना। पहला पॉइंट, रेगुलेट्स फ्लूइड वॉल्यूम। ब्लड हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा और पीएच को नियंत्रित करता है। दूसरा, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये शरीर में पैदा होने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब करके और उसे पूरे शरीर में फैलाकर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और तीसरी कैटेगरी है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। प्रिवेंट ब्लड लॉस। प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स इनिशिएट क्लॉट फॉर्मेशन। जब भी कोई चोट लगती है तो प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन मिलकर खून का थक्का बनाते हैं, जिससे खून बहना रुक जाता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज एंड ल्यूकोसाइट्स डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ब्लड में मौजूद एंटीबॉडी और ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs बैक्टीरिया और वायरस जैसे बाहरी दुश्मनों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, द सेल्स ऑफ द ब्लड। इस सेक्शन में हम ब्लड में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की कोशिकाओं, जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं RBC यानी रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स की। इनका मेन काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाना, और ये काम ये हीमोग्लोबिन की मदद से करते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या हैं वो देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल्स डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट मैमल्स। इसका मतलब है कि ये हमारे खून में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं और ज्यादातर स्तनधारियों में इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। काउंट 4.5 to 5.5 मिलियंस पर 10 mm3। इनकी संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। शेप बाइकॉनकेव डिस्क्स विद डिप्रेस्ड सेंटर। इनका आकार बाइकॉनकेव डिस्क जैसा होता है, यानी ये दोनों तरफ से बीच में से दबे हुए होते हैं। कलर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। लाइफ स्पैन 120 डेज। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है। ग्रेवयार्ड स्प्लीन वेर डिस्ट्रॉयड। 120 दिन पूरे होने के बाद ये स्प्लीन यानी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं। फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। इनके बनने की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं और ये रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अब फंक्शंस ऑफ RBC देख लेते हैं। पहला फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन, यानी ये गैसों का परिवहन करती हैं। दूसरा, एंटीजेंस A, B एंड RH फैक्टर ऑन द सर्फेस हेल्प इन द ब्लड ग्रुप्स डिटर्मिनेशन। इनकी सतह पर जो A, B और RH फैक्टर जैसे एंटीजन होते हैं वो ब्लड ग्रुप तय करने में मदद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स की। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट इन्फेक्शन। ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं और इनका काम इन्फेक्शन से लड़ना है। जब भी कोई बीमारी होती है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कलरलेस, नो हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड। ये रंगहीन होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, लेकिन इनमें न्यूक्लियस होता है।
अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये पूरे ब्लड वॉल्यूम का सिर्फ 1% होती है। काउंट 6000 8000 पर mm³ इनकी सामान्य संख्या 6000 से 8000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। शॉर्ट लिव्ड, इनका जीवन काल आरबीसी से छोटा होता है। डब्ल्यूबीसीज को दो मेन टाइप्स में बांटा गया है। पहला है 1 ग्रैन्युलोसाइट्स यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। इनके न्यूक्लियस में कई लोब्स होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म में दानेदार कणिकाएं होती हैं। अब इसके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे ए न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट 60 to 65%, एक्टिव स्कैवेंजर्स फैगोसाइटोसिस ऑफ डेब्री डेड सेल्स। ये सबसे ज्यादा यानी 60 to 65% होते हैं और ये मरे हुए सेल्स या बाहरी कणों को खाकर शरीर की सफाई करते हैं। बी बेसोफिल्स लीस्ट इन नंबर 0.5 to 1%, सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपरिन। ये संख्या में सबसे कम सिर्फ 0.5 से 1% होते हैं। ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपरिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो सूजन और एलर्जिक रिएक्शन में काम आते हैं। यहाँ एक साइड नोट भी दिया है, एक मेमोनिक है, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास। ये डब्ल्यूबीसीज की संख्या को घटते हुए क्रम में याद रखने का एक आसान तरीका है। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स और सबसे कम बेसोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में तीसरा प्रकार है ई eosinophils, number about 2 to 3%, resist infections and associated with allergic reactions. इनकी संख्या करीब 2 से 3% होती है। ये इन्फेक्शन से लड़ते हैं और एलर्जिक रिएक्शन से जुड़े होते हैं। अब WBCs का दूसरा मेन टाइप देखते हैं। 2 A granulocytes have a large nucleus and no cytoplasmic granules. इनमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और इनके साइटोप्लाज्म में दाने नहीं होते। इसके भी दो प्रकार हैं। A monocytes, largest WBCs, count 6% to 8%. Prevent infection by engulfing या phagocytosis of microbes. ये साइज में सबसे बड़ी WBCs होती हैं। इनकी संख्या 6 से 8% होती है। ये बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को निगलकर यानी फैगोसाइटोसिस करके इन्फेक्शन को रोकते हैं। B lymphocytes, count 20 to 25%. Two major types, B lymphocytes and T lymphocytes, responsible for immune response of the body. इनकी संख्या 20 से 25% होती है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। तो अंत में फंक्शंस ऑफ WBCs. WBCs play an important role in the defensive mechanism and protects our body from the invading organisms of foreign bodies. मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो WBCs हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें बाहरी जीवों या फॉरेन बॉडीज से बचाते हैं। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के तीसरे और आखिरी कॉम्पोनेंट प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। वेरी स्मॉल डिस्क्स 2-4U in M. सेल फ्रैगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स इन रेड बोन मैरो। इसका मतलब है कि ये बहुत छोटी डिस्क के आकार की होती हैं। असल में ये पूरी कोशिकाएं नहीं हैं, बल्कि ये रेड बोन मैरो में मौजूद मेगाकैरियोसाइट्स नाम की बड़ी कोशिकाओं के टुकड़े हैं। पैक्ड विद ग्रैन्यूल्स प्रोमोटिंग ब्लड क्लॉटिंग, हीमोस्टेसिस। इनके अंदर ऐसी कणिकाएं होती हैं जो खून का थक्का जमने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। काउंट 150,000 350,000 mm³। इनकी नॉर्मल संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। लाइफ स्पैन 8-11 डेज। इनका जीवन काल सिर्फ 8 से 11 दिनों का होता है। इमरजेंसी स्टोर, केप्ट इन स्प्लीन, रिलीज टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग। स्प्लीन में इनका एक इमरजेंसी स्टोर होता है और जब भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो इन्हें वहाँ से रिलीज किया जाता है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। पहला, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन नेट। इनका सबसे ज़रूरी काम फाइब्रिन का एक जाल बनाकर खून का थक्का जमाना है। दूसरा, रिपेयर ऑफ द एंडोथीलियम एंड रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स की अंदरूनी परत यानी एंडोथीलियम और टूटी हुई वाहिकाओं की मरम्मत करती हैं। तीसरा, एग्लूटिनेशन, प्लेटलेट्स इनसर्कल फॉरेन बॉडीज एंड डिस्ट्रॉय देम। ये बाहरी कणों को घेरकर उन्हें नष्ट करने का काम भी करती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, ब्लड फॉर्मेशन एंड क्लॉटिंग। ब्लड सेल्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब हम ये समझेंगे कि ये बनते कैसे हैं और चोट लगने पर हमारा शरीर खून बहने से कैसे रोकता है। यहाँ हम समझेंगे हीमोपोएसिस या हेमाटोपोएसिस के बारे में। डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डेवलप। ये वो प्रक्रिया है जिससे ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं और विकसित होते हैं।
लोकेशंस यॉक सैक एम्ब्रियो, लिवर स्प्लीन थैलेमस फीटस, रेड बोन मैरो लास्ट 3 months जेस्टेशन ऑनवर्ड्स। ये प्रक्रिया एक भ्रूण के यॉक सैक से शुरू होती है, फिर गर्भ में बच्चे के लिवर, स्प्लीन और थाइमस में होती है और जन्म से 3 महीने पहले से लेकर पूरी जिंदगी रेड बोन मैरो में होती है। अब ये जो फ्लो चार्ट दिया है, इसमें एक आरबीसी के बनने की प्रक्रिया दिखाई गई है। ये शुरू होती है माइलॉइड स्टेम सेल से, जो फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और आखिर में एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में बदल जाती है। एंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 15 days। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 दिन लगते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन की, यानी ये प्रक्रिया कंट्रोल कैसे होती है। मैकेनिज्म नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस्ड मेनली बाय किडनी। इसमें एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन लगता है जो मुख्य रूप से किडनी बनाती है। स्टिमुलस हाइपोक्सिया डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। इस प्रक्रिया को शुरू करने का सिग्नल तब मिलता है जब शरीर में हाइपोक्सिया होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया एनीमिया, लो ब्लड वॉल्यूम, पुअर फ्लो, लंग डिजीज, एल्टीट्यूड। हाइपोक्सिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एनीमिया, ब्लड वॉल्यूम कम होना, फेफड़ों की बीमारी या ज्यादा ऊंचाई पर जाना। अब हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग हीमोस्टैसिस को। मैकेनिज्म टू रिस्ट्रिक्ट ब्लड लॉस वाया फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन मैश/क्लॉट। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो फाइब्रिन का जाल या थक्का बनाकर खून के नुकसान को रोकता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है वासोकंस्ट्रिक्शन, मतलब जहां चोट लगी है वहां की ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है। दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी उस जगह पर प्लेटलेट्स आकर एक अस्थायी प्लग बना लेते हैं। और तीसरा ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, यानी खून का पक्का थक्का जमना। अब देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये वो प्रोटीन्स और केमिकल्स हैं जो थक्का बनाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इस टेबल में कुछ जरूरी फैक्टर्स दिए गए हैं। SNOI क्लॉटिंग फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन और इसका सोर्स है लिवर। फैक्टर 2 का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, इसका सोर्स भी लिवर है। फैक्टर 3 है टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो डैमेज टिश्यू सेल से मिलता है। फैक्टर 4 है कैल्शियम आयन, जो बोन, प्लाज्मा और सप्लीमेंट से मिलता है। फैक्टर 5 है प्रोएक्सेलरिन, जो लिवर और प्लेटलेट से मिलता है। और फैक्टर 7 है प्रोकन्वर्टिन, जो लिवर से मिलता है। चलिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की टेबल को आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर 8 है एंटी हीमोफाइलिक फैक्टर ए AHFA, जो लिवर से आता है। फैक्टर 9 है क्रिसमस फैक्टर, जो लिवर और लंग कैपिलरीज से आता है। फैक्टर 10 है स्टुअर्ट फैक्टर, जो लिवर से आता है। फैक्टर 11 है PTA, जो लिवर से आता है। फैक्टर 12 है हेजमिन फैक्टर, जो लिवर से आता है। और फैक्टर 13 है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर FSF, जो लिवर और बोन मैरो से आता है। अब इस फ्लो चार्ट से मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को समझते हैं। ये प्रक्रिया 2 रास्तों से शुरू हो सकती है। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे। ये तब शुरू होता है जब ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियल डैमेज प्लस कोलेजन डैमेज होता है, जिससे फॉस्फोलिपिड बनता है। दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये टिश्यू डैमेज प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन से शुरू होता है, जिससे ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड बनता है। ये दोनों रास्ते आगे जाकर एक कॉमन पाथवे पर मिल जाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं। ये एक्टिवेटर कैल्शियम आयन की मौजूदगी में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है और यही फाइब्रिन एक जाल बनाकर थक्का जमा देता है और खून का बहना रुक जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने चौथे भाग पर आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग ब्लड ग्रुप्स। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी टॉपिक है, खासकर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की बात आती है। तो ब्लड ग्रुप्स ABO सिस्टम, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर 1901, based on presence of antigen A or B on RBCs and antibody A or B in plasma। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। ये सिस्टम इस बात पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की RBCs की सतह पर कौन सा एंटीजन A या B है और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी A या B मौजूद है। चलिए इस टेबल को समझते हैं। ब्लड ग्रुप A में एंटीजन्स ऑन RBCs होता है A और एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा होती है एंटी B। कंपैटिबल डोनर ग्रुप्स हैं A और O। ब्लड ग्रुप B में एंटीजन होता है B और एंटीबॉडी होती है एंटी A। इन्हें B और O ग्रुप का खून दिया जा सकता है।
ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए ये ए, बी और ओ सभी से खून ले सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता पर एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं, इसलिए ये सिर्फ ओ ग्रुप से ही खून ले सकते हैं। अब बात करते हैं RH रीसस ग्रुपिंग की। RH फैक्टर या एंटीजन डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन रीसस मंकी। RH फैक्टर भी एक तरह का एंटीजन है जिसकी खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर में की थी। RH+ पर्सन हैज एंटीजन और RH- पर्सन हैज नो एंटीजन। जिस व्यक्ति में ये एंटीजन होता है वो RH पॉजिटिव कहलाता है और जिसमें नहीं होता वो RH नेगेटिव कहलाता है। 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव। भारत की लगभग 85% आबादी RH पॉजिटिव है। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। बाय ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन वी फाइंड सूटेबल डोनर एंड रेसिपिएंट टू अवॉइड अग्लूटिनेशन प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप का पता लगाकर हम सही डोनर और रेसिपिएंट ढूंढते हैं ताकि एग्लूटिनेशन यानी ब्लड सेल्स के आपस में चिपक जाने जैसी खतरनाक समस्याएं ना हों। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी आरबीसीज की सतह पर कोई भी ए, बी या RH एंटीजन नहीं होता। AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इनके प्लाज्मा में A या B के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेक्ट ग्रुपिंग प्रिवेंट्स सिवियर डिजीजेस लाइक अग्लूटिनेशंस, जॉन्डिस, कार्डियक शॉक, किडनी अरेस्ट। सही ब्लड ग्रुप मैच करके खून चढ़ाने से हम बहुत गंभीर समस्याओं जैसे अग्लूटिनेशन, पीलिया, कार्डियक शॉक और किडनी फेलियर से बच सकते हैं। और अब हम अपने इस चैप्टर के अंतिम भाग पर आते हैं, कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स। इस सेक्शन में हम ब्लड और हीमोपोएटिक सिस्टम को प्रभावित करने वाली कुछ सामान्य बीमारियों और विकारों पर चर्चा करेंगे। चलिए खून से जुड़ी कुछ बीमारियों पर एक नज़र डालते हैं। आई, एनीमिया, रिडक्शन इन आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। इसका मतलब है खून में आरबीसीज या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। सिम्टम्स, पेल स्किन, लेग क्रैम्प्स, फटीग। इसके लक्षण हैं पीली त्वचा, पैरों में ऐंठन और थकान। इसके टाइप्स हैं हीमोरैजिक, हीमोलिटिक, एप्लास्टिक और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आया, हीमोफीलिया, इनहेरिटेड एक्स-लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो ज़्यादातर पुरुषों में होती है, जिसमें खून बहना आसानी से रुकता नहीं है। लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, 8th टाइप A, 9th टाइप B। यह क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 की कमी के कारण होता है। रिजल्ट, एक्सेसिव ब्लड लॉस। इसका परिणाम होता है अत्यधिक खून बहना। तीसरा, पॉलीसाइथीमिया वेरा, प्रोडक्शन ऑफ मोर ब्लड सेल्स। यह एनीमिया का ठीक उल्टा है। इसमें शरीर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड सेल्स, खासकर आरबीसीज बनाने लगता है। यह फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल हो सकता है। फोर्थ, सिकल सेल डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव, म्यूटेशन इन हीमोग्लोबिन बीटा जीन। यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक बीमारी है जो हीमोग्लोबिन के बीटा जीन में बदलाव के कारण होती है। आरबीसीज बिकम स्टिफ एंड अज्यूम सिकल शेप। इसमें आरबीसीज का आकार गोल न रहकर हंसिया जैसा हो जाता है और वे कठोर हो जाती हैं, जिन्हें फिर स्प्लीन नष्ट कर देता है। बीमारियों की इस लिस्ट को जारी रखते हैं। वी ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन बोन मैरो। यह बोन मैरो में खून बनाने वाली कोशिकाओं का कैंसर होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, इसमें कैंसर वाली घातक कोशिकाएं जमा हो जाती हैं और सामान्य कोशिकाओं को अपना काम नहीं करने देती। वीसी थैलेसीमिया, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन लीड्स टू एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन। यह भी एक आनुवांशिक विकार है। इसमें असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है जिसकी वजह से आरबीसीज बहुत ज्यादा नष्ट होने लगती हैं और अनीमिया हो जाता है। इसके टाइप्स हैं अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। V7 इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, यह एक बहुत ही जरूरी कंडीशन है, इसे ध्यान से समझिएगा। मिसमैच RH- मदर एंड RH+ फीटस। यह स्थिति तब पैदा होती है जब माँ का ब्लड ग्रुप RH- हो और गर्भ में पल रहे बच्चे का RH पॉजिटिव हो। मैकेनिज्म होता यह है कि पहले RH+ बच्चे के जन्म के समय माँ का शरीर बच्चे के RH+ ब्लड के संपर्क में आता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। Next pregnancy, if fetus is RH+, mother's RH antibodies leak into fetus and destroy fetal RBCs. अब अगर अगली प्रेगनेंसी में बच्चा फिर से RH+ है तो माँ के शरीर में बनी ये एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में जाकर उसकी RBCs को नष्ट करने लगती हैं। रिजल्ट,
सिवियर एनीमिया और जॉन्डिस इन बेबी, फेटल इफ अनट्रीटेड। इससे बच्चे में गंभीर अनीमिया या पीलिया हो जाता है और अगर इलाज ना मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है। प्रिवेंशन, एडमिनिस्टर anti-RH एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। इसे रोकने के लिए पहली डिलीवरी के तुरंत बाद मां को anti-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है।